लर्न अनलर्न एंड रीलर्न। और सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ओवरऑल एंड विद इन एजुकेशन ऑल्सो। 26 करोड़ के स्कूल सेक्टर में 30 करोड़ टोटल एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं। अब जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, एजुकेशन भी 4.0 चल रहा है। बच्चों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, वो यदि जानकारी होगी और पर्पस ड्रिवन होगा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीज़ें बहुत सहूलियत से, समझ से बहुत बदलाव आने की दरकार है। जितने भी आप इंटरवेंशंस करें एजुकेशन सिस्टम में, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टूडेंट फर्स्ट। पेरेंट के दिमाग में ये रहता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने, लेकिन स्कूल जो है उसमें पढ़ाई तो एक एलिमेंट है। तो स्कूल इज़ अ होलिस्टिक एवेन्यू, नॉट जस्ट एकेडमिक, बट ले दे के सब पेरेंट्स एक बात पे आके रुकते हैं कि भाई स्कूल तो पढ़ने की जगह है, और अगर वहाँ पे पढ़ाई ठीक नहीं हो रही तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। हम लोग को चेंज ज़रूरी है। यदि हम चेंज नहीं करेंगे, यदि हम नई प्रैक्टिसेस को नहीं लाएंगे, तो हम को दिक्कत आएगी। एंड आई पर्सनली फील दैट हर चाइल्ड में एक इन्नेट एबिलिटी होती है, उसमें वो पैशन आप डेवलप कर सकें, उसमें एंथुसियाज्म डेवलप कर सकें, उसमें आप जॉय ऑफ लर्निंग डेवलप कर सकें, तो वो उससे उभर के निकल के सकता है एंड ही कैन ऑल्सो डिलीवर एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स। नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं बोथ फॉर द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स। जी। तो आज एजुकेशन में कितने साल आपको हो गए हैं? तो थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं, अपना बैकग्राउंड दे दूं। बिल्कुल। हमारी जो फैमिली है जी। वो ग्रैंडफादर कलकत्ता में रहते थे 1920s और 30s में, जी। और वो एक फ्रीडम फाइटर थे। हम्म। और उनका मत था कि एजुकेशन के माध्यम से हम बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं। तो 1945 में उन्हें जयपुरिया कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में। कलकत्ता में। तो दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ माय ग्रैंडफादर पद्म भूषण मंतूराम जयपुरिया जी। टू गेट इनटू एजुकेशन। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल खरीदी कानपुर में, और ये था कि कानपुर में जब आए कि कानपुर में भी मुझे सोसाइटी को गिव बैक करना है और एक स्कूल की स्थापना करनी है। तो उनका विजन ये था कि जब उस समय जो कानपुर में स्थिति थी, ज़्यादातर मिशनरी स्कूल्स ही थे, और हम लोग खुद भी मिशनरी स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। तो उनका ये विजन था कि जो स्कूल बनाया जाए उसमें होलिस्टिक एजुकेशन दी जाए बच्चों को। अच्छा, उस समय उनका ये व्यू था कि होलिस्टिक एजुकेशन दी जाए, खाली एकेडमिक्स पढ़ाई लिखाई नहीं, उसके ऊपर भी। तो और उनका जो मत था जिसको वो कि समझते थे कि होलिस्टिक एजुकेशन है, कि बच्चे को अनुभूति होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, और उसमें जो इंडियन वैल्यूज़ है उसका उसमें प्रवेश होना चाहिए, कि उसकी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा ये था कि कानपुर जो स्थिति थी, लोग बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को भेजते थे क्लास 6 के बाद में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी सिस्टम्स नहीं थे या स्कूल्स नहीं थे। तो वो चाहते थे कि स्कूल ऐसा बने जो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इंडियन वैल्यूज़ हो, बट साथ साथ में बच्चे क्लास 12 तक कानपुर में ही रहें, और जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत बिलीव करते थे कि बच्चों को घर में आके अपने फैमिली के साथ में रहना चाहिए रादर देन गोइंग टू बोर्डिंग स्कूल्स। तो ये उनकी फ़िलॉसफी थी। तो हम लोग का टेक्सटाइल का काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, तो शुरू में तो मैं टेक्सटाइल का ही काम देखता था जब पढ़ाई करके आया जी। और फैमिली में न्यूज़पेपर का भी बिजनेस था। तो मैं फादर ने 1966 में जब यूपी में पाइनियर न्यूज़पेपर था, जो पाइनियर स्वतंत्र भारत और सब, तो फिर मुझे फादर ने कहा कि न्यूज़पेपर का आप काम देखिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ पाइनियर स्वतंत्र भारत न्यूज़पेपर में। उसमें बहुत चीज़ें सीखी और उसमें ये देखा कि जो इंडिया में एजुकेशन की बहुत बड़ी नीड है और बहुत बड़ा लर्निंग गैप है। तो आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर पैशनेट अबाउट एजुकेशन। और जब मेरे बच्चे पढ़ाई में करके वापस आ गए अमेरिका से, तो वो दोनों हमारे टेक्सटाइल बिजनेस में लग गए साथ में। तो बड़े बेटे हमारे 42 साल के हैं, छोटे बेटे भी 35 साल के हैं। अब जब वो फुल्ली इंगेज होते, फादर को मैंने कहा कि भाई आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो बहुत अच्छा चल ही रहा है,
but as a family member, there has to be somebody to provide the strategy, to provide the vision, so that we can embark upon the journey of education in a much more holistic manner. तो करीब लगभग 13-14 साल पहले मैंने फुल्ली एक्टिव तरीके से मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन में मैं आया और You उसमें completely चेष्टा moved किया. away from textile and the other businesses and थोड़ा बहुत देखते रहे क्योंकि बच्चों का था, फिर my father passed away, but nonetheless that was always a commercial venture. But education, because of my love and passion, हमने कहा ज़्यादा टाइम इस पे डिवोट करना है. और उस समय मुझे लगता था जब मैं शुरू में एजुकेशन में आया कि बच्चों का बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं है, और जो पढ़ाई लिखाई होती थी जिस रकम से होती थी तो उसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जो टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट है या टीचर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आते थे, वो कुछ तो बहुत पैशनेट होते थे, कुछ ये होता था आते थे फॉर गेटिंग इनटू दिस प्रोफेशन एंड टेकिंग इट एज अ जॉब. बट धीरे धीरे प्रोफेशनलाइजेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और वो विजन और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे काम करके काफ़ी नई नई चीज़ें की गई. तो ये decision fully into education, you took it about 14-15 years back. That's right. And till that point, how many education institutes were running and operating under your, under the Jaipurias group? देखिए हम लोग के प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, क्योंकि फादर और ग्रैंडफादर का मत था कि तुमको एक्सेलेंस क्रिएट करना है, तो जो इंस्टीट्यूशन बनाइए वो बहुत स्टेट ऑफ आर्ट होना चाहिए. तो सबसे पहले उन्होंने कानपुर में स्कूल शुरू की. That was number one. That was number one, which is now after the college in Calcutta. After the college in Calcutta, स्कूल के फॉर्मेट में ये फर्स्ट था. Okay. जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसने 50 साल पूरे कर लिए. 50 years. 1 दिसंबर को अभी इसकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुई थी जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे. तो इट वाज अ ग्लोरियस Wonderful. लैंडमार्क फॉर दैट स्कूल एंड ऑल्सो फॉर द फैमिली. एंड जस्ट टू गिव यू अ बैकग्राउंड अगेन, ये शुरू हुआ था स्कूल तो 1974 में चालू हुआ था, और उसमें उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे फखरुद्दीन अली अहमद जी. तो उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन किया था स्कूल का. तो वी हैड द ब्लेसिंग्स बोथ ऑफ द प्रेसिडेंट देन इन 1974 and of the vice president on the golden jubilee. गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट का आना और गवर्नर का रहना और बाकी लोगों का आना टॉक्स अबाउट the legacy that school carries. legacy that we had, and we have been able to create a brand and name for the school. तो वो कानपुर स्कूल था. फिर फादर ने लखनऊ में एक स्कूल लगाया. उस समय उसको भी हो गए लगभग करीब 28-30 साल पहले. फिर गाजियाबाद में स्कूल लगाया. फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन चलता रहा. हाई एजुकेशन में गए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन चालू किए, लिटिल वंस चालू किए जो कि प्री प्राइमरी स्कूल्स थे. तो इसलिए वो जर्नी शुरू हुई. फिर कुछ पार्टनर स्कूल चालू किए. पार्टनर स्कूल मीनिंग माने हम लोग को लगता था कि हम लोग सब जगह पहुंच नहीं सकते, और लर्निंग गैप्स इतने थे, और पर्टिकुलरली बी टाउन्स और सी टाउन्स में जो यूपी के हैं, पर्टिकुलरली हम लोग यूपी फोकस्ड रहे हैं एजुकेशन में. तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में पहुंचने के लिए वी स्टार्टेड अ फ्रेंचाइज मॉडल. तो उसमें यह है कि अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ थी और जहाँ पे हम लोग को अच्छे पार्टनर्स मिल जाते थे कि हम लोग उनको अपना करिकुलम दें, कंटेंट दें और उनको गाइडेंस दें स्कूल रन करने के लिए. तो वो हम लोग ने करीब 8-10 साल पहले वो भी एक प्लेटफॉर्म चालू किया, और लगभग हमारे ग्रुप में करीब 18 से 20 अभी पार्टनर स्कूल्स भी चल रहे हैं. फ्रेंचाइज मोड. तो ओवरऑल हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस इन K-12 education are active under the group? माने K-12 में तो 22 या 23 अभी एक्टिव हैं. हाँ, उसमें से 18 एक पार्टनर स्कूल्स हैं. हाँ, कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्री स्कूल्स हैं. तो दैट इज द होल group as we talk about. The family has a very long and a deep rooted history in philanthropy. And philanthropy में there are many avenues where an entrepreneur or a philanthropist can contribute. So why education? Healthcare है, women empowerment है, बाकी और opportunities है. तो education ही क्यों? मतलब उससे लगाव
कैसे फैमिली में आया? मतलब आई नो इट हेल्प्स इन नेशन बिल्डिंग एंड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एवरीबॉडी वांट्स बिकॉज दे सी इट वेरी क्लोजली। जो लोग काम करने आ रहे हैं वो कितने सक्षम हैं, नहीं हैं, आर दे केपेबल, नॉट केपेबल, एंड एजुकेशन हैज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन देयर। बट व्हाई चूज एजुकेशन? वो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ग्रैंडफादर थे पेट्रियाटिक थे, जी। और उनको दिख रहा था कि हम लोग को फ्रीडम मिलने वाली है, और क्योंकि उनका विजन था कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है, और फिर उन्होंने कई इंडस्ट्रीज लगाई भी, और वो चाहते थे कि हम बच्चों को प्रिपेयर कर सकें, जो कि वो अच्छे जॉब्स उनको मिल सकें फ्यूचर में। तो इसीलिए उन्होंने टू बिगिन विथ हायर एजुकेशन को चुना, ताकि उसके स्किलिंग कर सकें, जॉब्स के लिए बच्चों को तैयार कर स्किल कर सकें। सकें, और उनको राइट कॉम्पिटेंसीज दे सकें बच्चों को। तो जब कलकत्ता में उसको चुना, और फिर जो एक पौधा उन्होंने लगाया, धीरे धीरे सींचते हुए बड़ा होता गया, ब्रांचेस खुलती गई, नए नए एवेन्यूज उनको दिखते लगे, तो उन्होंने उसी माध्यम को चुन लिया फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। यद्यपि एज फार एज फिलैंथ्रोपी इज कंसर्न, उन्होंने जैसे राम दर्शन चित्रकूट में बनाया, नानाजी देशमुख के देख रेख में, दीनदयाल संस्था के साथ में, जयपुरिया भवनों की स्थापना की, हरिद्वार, बनारस, चित्रकूट और सब जगह। तो अलग अलग चीज़ें और भी की, जिसमें कि पिलग्रिमेजेस को सहूलियत मिल सके, टेम्पल्स वगैरह बनाए, हॉस्पिटल बनाया नवलगढ़ में, वो जो हम लोग का टाउन था, तो इन हम लोग ऑल एरियाज एंड स्पेस, शेखावटी से हम लोग बिलोंग करते हैं, राजस्थान में, जी। यहाँ से बहुत सारे मारवाड़ी कम्युनिटीज़ जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो लोग वहाँ से हिल किए हैं। पर वहाँ पे उन्होंने एक अपना, पहले वो आई हॉस्पिटल के रूप में बनाया था, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होकर जनरल हॉस्पिटल हो गया। ओके, तो हेल्थ केयर में भी एक छोटा प्रेजेंस है, बट क्योंकि हर चीज़ हर आदमी नहीं कर सकता था, तो उनका फोकस ये रहा, और फिर फादर का भी जो पैशन था, वो रुझान एजुकेशन की तरफ जाता था, तो एजुकेशन की ही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो उनका ये मत था जहाँ पे भी कारखाना लगाओ वहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन साथ में बनाओ। तो दैट वाज हिज कि वे वो ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी गिविंग पूरी बैक टू हो। द सोसाइटी। वो उन्होंने एवेन्यू ले रखा था, हाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो वो जो एक थॉट प्रोसेस उस समय था, which your grandfather started and then your father followed and you're following that, आज के ज़माने में when you look around people who are getting into education, who are setting up institution in education, do you see a different in the vision? आज जो लोग कर रहे हैं एजुकेशन में, क्या आज भी वही जज्बा है? डू दे गेट इनटू एजुकेशन बिकॉज ऑफ नेशन बिल्डिंग, और हैज इट मूव टुवर्ड्स अ कंप्लीट बिजनेस अपॉर्चुनिटी? देखिए, उनका ऑब्जेक्टिव टोटली डिफरेंट था। वो एज यू राइटली सेड, वो नेशन बिल्डिंग था जी। बिकॉज उनको जुनून था कि मुझे इस कंट्री को डेवलप करना है और स्टूडेंट को एम्पावर करना है। और बहुत लोग उस पैशन से काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम कर रहे हैं, पर बहुत लोग उसको और तरीके से भी देख रहे हैं कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनको, इस एरिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटी होने की वजह से एक नीड भी है, और सोसाइटल गुड भी हो रहा है, एक इज्जत भी बनती है। तो बहुत लोग अलग अलग वजह से आ रहे हैं, बट आई थिंक इट इज़ गुड फॉर द कंट्री। It is good for the country. So, and that is what I want to understand. A lot of people think that looking at education or education ventures from the lens of business is not good. Do you agree with it? In my view, हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं, और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं करेंगे, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? और जिस स्पीड से आज का ज़माना चेंज हो रहा है, बच्चों की बिहेवियर, बच्चों की एजुकेशन नीड चेंज हो रही है, सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज टू रिवाइज एंड रिवाइव योर एजुकेशन फ्रेमवर्क एंड पेडागॉजी, एंड दैट विल कॉल फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट विल कॉल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट विल कॉल फॉर एक्सटर्नल एक्सपोजर। तो क्या वो गलत है? Just to put it in context, I'll just like to give you some facts. आज आप देखिए, इंडिया में लगभग 15 लाख स्कूल्स हैं जी। और जिसमें प्राइवेट स्कूल्स, और यद्यपि 4-4.5 लाख स्कूल्स हैं, बट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्राइवेट स्कूल्स, क्योंकि गवर्नमेंट इतने स्कूल्स नहीं बना पा रही है, और सब टाइप के स्कूल्स हैं, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्सों में, बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं,
जो एक्सेलेंस क्रिएट करते हैं। जी। तो जो नीड है एजुकेशन की, चाहे वो स्कूल सेक्टर में हो या हायर एजुकेशन में हो, वो गैप बहुत ज़्यादा है। तो उसमें सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं और लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का तो बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है, क्योंकि बहुत बच्चे इंडिया से विलायत जा रहे हैं। लगभग 13 से 15 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से अब्रॉड जाते हैं। 7-8 बिलियन डॉलर्स हम लोग स्पेंड करते हैं डायरेक्ट एजुकेशन में और बाकी ट्रैवल और सब चीज़ में और खर्च करते हैं। अब जब नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और एक माइंडसेट गवर्नमेंट का भी है कि हमको यदि विकसित भारत बनना है तो हमको प्रायोरिटी एजुकेशन और स्किल और कॉम्पिटेंसीज में देनी पड़ेगी जी। और हम लोग अपने बच्चों को इंडिया में पढ़ा सकें। और जैसे कि हेल्थ सेक्टर में हुआ है, जिसमें कि इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ लिबरलाइजेशन कर दिया है और जो पेशेंट कैपिटल ग्लोबली है विच इज़ अवेलेबल एट अ वेरी लो कॉस्ट, वो भी एजुकेशन में आ सकता है। और जो ब्रेन ड्रेन अभी हो रहा था कि आपके जो अच्छे टीचर्स थे वो विलायत चले जाते थे, वहाँ रुक जाते थे बिकॉज उनको वहाँ पे अच्छी रेम्यूनरेशन अपॉर्चुनिटी। बेटर मिलते थे। आज हम लोग ने देखा है कि जैसे चाइना जिस रकम से ग्रो किया है, इंडस्ट्री लगी है, हम लोग भी अब धीरे धीरे इंडस्ट्री फोकस्ड हो रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी उन्होंने बहुत लोगों को विलायत भेजा एंड वापस उन लोग को अपॉर्चुनिटीज दी दैट दे कम बैक टू चाइना एंड डेवलप। तब हम लोग को भी ये अच्छी कॉलेजेस होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक्सेलेंस क्रिएट करेंगे, उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो वापस जितने भी अच्छे टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं वो इंडिया आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जितना लिबरलाइज किया जाएगा सेक्टर को एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न्ड और इकोसिस्टम फ्रेंडली किया जाएगा, इसमें कैपिटल भी बहुत आएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेशन होगा और जो इनहेरेंट पोटेंशियल है अपने बच्चों का और टैलेंट है जो उनका है वो एक उभर के निकलेगा। तो आपको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, बट उसके लिए शुड एजुकेशन remain a state subject or it should become completely liberalized and left to the choice of the entrepreneur or the philanthropist whether they want to keep it a state matter or they want to keep it a private matter? ये देखिए, जो अपना सिस्टम है वो तो स्टेट सब्जेक्ट रहेगा ही, एजुकेशन रहेगा ही। तो ये हमारे कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के कल्चरल डीएनए और संविधान का पार्ट है कि एजुकेशन will never become commercialized in this country. बट फॉर्मल एजुकेशन, बट बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अब गवर्नमेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि दे वांट गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड यदि अच्छे इंस्टीट्यूशंस को चाहे हायर एजुकेशन में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे आप गिफ्ट सिटी में लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी इनकरेज कर रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को कह रहे हैं आप आइए, आपके यहाँ पे आप इस्टेब्लिश कीजिए अपने इंस्टीट्यूशंस को, आपके यदि सरप्लसेस जनरेट होते हैं तो उसका रिपैट्रिएट भी आप कर सकते हैं। तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है जो कि फर्स्ट टाइम है इन मेनी इयर्स। मेडिकल एजुकेशन में हो चुका था पहले, बट आपको तो जानकारी है इसके बारे में, सो आई डोंट हैव टू टेल यू मोर। बट जो फॉर्मल एजुकेशन है इसमें भी हायर एजुकेशन में ही आ गया है जी, क्योंकि यदि हम लोग को एक्सीलेंस क्रिएट करना हो, इस कंट्री को आगे ले जाना है, तो लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बिकम्स द मीडियम फॉर दैट। तो इस पूरी जर्नी में आज के एजुकेशन कल्चर, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को आप देखें और आज से 20 साल पहले देखें तो आप क्या फ़र्क हुआ है? वेयर हैज़ द डायनामिक चेंज? मतलब एक तो आपका पूरा इकोसिस्टम रेगुलेशन और ये सब हो गया कि सेटिंग अप, आफ्टर सेटिंग अप जो कल्चर स्कूल्स में अब डेवलप हो रहा है वर्सेस जो पहले हुआ करता था हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे, तो वहाँ आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? मैं 2-3 चीज़ों पे फोकस करना चाहूँगा जी। एक तो सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है विद इन एजुकेशन ओवरऑल एंड विद इन एजुकेशन ऑल्सो। एंड आपने देख रहे हैं जो को कोविड आया जी, थोड़ा सा पहले टीचरों को रेजिस्टेंस रहा टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, जबकि स्टूडेंट्स
उसमें जा चुके थे। डिजिटल नेटिव्स थे, वो डे वन से जब से पैदा होते थे डिवाइसेस को लेके पैदा होते थे। जी बट कोविड ने हम लोग को सिखा दिया कि हम लोग को चेंज जरूरी है। यदि हम चेंज नहीं करेंगे, यदि हम नई प्रैक्टिसेस को नहीं लाएंगे जी तो हम को दिक्कत आएगी, और लर्निंग लॉसेस भी बहुत हुए कोविड में। तो फिजिकल स्कूल्स की इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस तो है और बढ़ती भी जाएगी। जी ऑल्दो हाइब्रिड मीडियम से स्कूल्स भी चलने लगे थे कोविड में, पर लर्निंग गैप्स इतने एक्यूट थे कि उसको रिकवर आज तक हम लोग कर पा रहे हैं। तो जब आप लर्निंग गैप्स की बात कर रहे हैं, क्या आप केवल एकेडमिक लर्निंग गैप की बात कर रहे हैं, या जो पीयर लर्निंग और बाकी स्कूल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बाकी इंटरवेंशन होते हैं उसकी भी बात कर रहे हैं? मैं दोनों चीज़ की बात कर रहा हूँ। एकेडमिक साइकिल्स में तो चेंजेस आए, पर जो सोशो इमोशनल लर्निंग था, हाँ, वो एक मेजर प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसमें बच्चे डेफिसिट कन्फाइंड थे अपने घरों में। उनको प्रेशर था, उनको लोनलीनेस थी, और वो जो स्कूल में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, अपने स्टूडेंट से मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, कंपैशन होता है, एक रकम का बॉन्डिंग होती है, टीम वर्क होती है, तो वो सब चीज़ें बंद हो गई थी। जी तो मेंटल जिसको बोलते हैं टॉर्चर हाँ बच्चों को था, जी और वो जो एगनी थी वो एक डिफरेंट टाइप की थी। तो दैट वाज अ वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन कोविड-19 की। जी बट नॉनदलेस जो चैलेंजेस हैं एजुकेशन की, पर जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि क्या चेंजेस देख रहे हैं, हाँ तो जो टीचरों में एक माइंडसेट चेंज हुआ। देखिए, एक टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन लाना एज अ लीडर इज ईजियर फॉर मी, बट टू बिल्ड दैट चेंज इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, एक्सेप्टेंस उसकी in terms of culture of the organization, and to ensure कि हर बच्चे को एक रकम की पर्सनलाइज लर्निंग मिल सके। तो वो जो माइंडसेट में चेंज आया है, वो थोड़ा टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में, जी बिकॉज टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम आपको हर रकम का डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या लर्निंग गैप्स है एक बच्चे की, और उसको मॉनिटर कर सकते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक। उसके लर्निंग का स्टाइल क्या है, उसके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में वो वीक है। तो इट इज़ नॉट रिजल्ट्स ऑफ वन क्लास, बट उसका पूरा जिसको बोलते हैं एक्सरे आप करके दे सकते हैं बच्चे का, और उसके लिए मॉड्यूल्स बना सकते हैं जिससे कि जो वीक चाइल्ड है या जो लोएस्ट लर्नर है उसको भी आप सपोर्ट पूरा दे सकते हैं। जी तो वो जो माइंडसेट चेंज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लुकिंग इनटू द इंटरेस्ट ऑफ एवरी चाइल्ड, एंड आई पर्सनली फील दैट हर चाइल्ड में एक इनेट एबिलिटी होती है, उसमें वो पैशन आप डेवलप कर सकें, उसमें एंथुसियाज्म डेवलप कर सकें, उसमें आप जॉय ऑफ लर्निंग डेवलप कर सकें, तो वो उससे उभर के निकल के सकता है, एंड ही कैन ऑल्सो डिलीवर एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स। हर आदमी के लर्निंग पाथवेज अलग अलग हैं। तो ये सब रियलाइजेशंस पिछले 5-10-15 साल से बहुत ज़्यादा आ गया है, और सबसे पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशन। अब जैसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, एजुकेशन भी 4.0 चल रहा है, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, वो यदि जानकारी होगी और पर्पस ड्रिवन होगा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब चीज़ें बहुत सहूलियत से, समझ से, और लीडरशिप टीम को बहुत अलाइन होना पड़ेगा। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं और टीचर्स की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं वो उतने कंड्यूसिव नहीं है फॉर लर्निंग ना, उसमें बहुत बदलाव आने की दरकार है। और इसीलिए हम लोग ने भी चेष्टा की है कि एज अ ग्रुप सामर्थ टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी एंड रिसर्च चालू किया है, जिसमें कि हम लोग टीचर्स को ट्रेन कर सकें, उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखा सकें, उनको एआई से रिलेटेड या जो नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सपोर्ट हो सकते हैं, किस रकम से ऐप्स को यूज़ करना जी। बट अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी आप इंटरवेंशंस करें एजुकेशन सिस्टम में, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टूडेंट फर्स्ट। करेक्ट। स्टूडेंट का इंटरेस्ट यदि आप नहीं देखेंगे, हज़ारों ऐप्स आ रहे हैं, हज़ारों इंटरवेंशंस आ रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये देखना जरूरी है कि उसका लर्निंग आउटकम क्या मिल रहा है और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो उसका मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। पहले वो मेजरमेंट उतने
इंटेंसिटी से नहीं होता था। इट वाज लेफ्ट टू अ टीचर्स एबिलिटी कि अगर वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस सिस्टम. एब्सोल्युटली राइट। तो यद्यपि मैं ये तो कहना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट, पर्सनलाइजेशन की तरफ तो हम जा रहे हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट है पेडागोजी। अब टीचरों को भी समझना पड़ेगा कि किस टाइप की पेडागोजी है जिसमें इंगेजमेंट हो सकता है बच्चों का, और यदि इंगेजमेंट होगा तो वो जॉय ऑफ लर्निंग भी आएगी, वो सीखेगा भी। तो पढ़ाई कराना जरूरी नहीं है, लर्निंग होना ज़्यादा जरूरी है। तो लर्निंग मतलब जब कोर्स तक, खत्म करना जरूरी नहीं, कि उस कोर्स की जो लर्निंग आनी चाहिए वो अगर आई कि नहीं आई उसका चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है. हाँ, तो उनके पीरियोडिकल असेसमेंट्स होने चाहिए। उसमें जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनका हैंड होल्डिंग होना चाहिए। तो सब रकम का सपोर्ट मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड स्कूल टू हैपन। एंड फॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट 10 or 15 years I've been visiting a lot of schools globally and in India, seeing their best practices, क्या वो करते हैं, किस रकम से ये कल्चर डेवलप करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो वो धीरे धीरे हम लोग अपने स्कूलों में भी उन सब एरियाज़ को डेवलप कर रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म डेवलप हो पाया है जिससे कि एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। Okay. And then you can create a corrective plan or action plan basis that performance measurement. तो ये टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हैं to measure the performance and outcomes of the student, to redefine the pedagogy. लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज के बच्चे हैं जो 12th के बाद ग्रेजुएशन तक जा पाते हैं, बाकी 12th तक रह जाते हैं. तो एक काफ़ी बड़ी डिमांड सुनने में आ रही है कि क्यों ना स्कूल में लाइफ स्किल्स भी सिखाए जाएं, ताकि अगर बच्चा 12वीं के बाद अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाता, और अगर कर भी पाता है, काफ़ी लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, कई लोग कॉरेस्पॉन्डेंस में चले जाते हैं, तो वो जॉब रेडी कब होगा, क्योंकि उसने कोई स्किल तो लिया नहीं, वो तो सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ता रहा. तो इस बारे में आपकी क्या सोच है कि क्या लाइफ स्किल्स या वोकेशनल स्किल जो एक ग्रेजुएशन या उसके बाद की जर्नी रहती है, क्या उसको थोड़ा नीचे आना चाहिए, क्या स्कूलों में वो चीज़ें आनी चाहिए? आकाश, मेरा मानना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। ओके. आज आप देखिए स्कूल सिस्टम में जी. आज 26 करोड़ बच्चे हैं, जी. बट जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पास आउट करके निकलते हैं वो 56% ही है। तो मतलब 50% 44% तो जा ही नहीं ड्रॉप पा आउट रहे हो रहे हैं एट हायर सेकेंडरी लेवल। एट हायर सेकेंडरी लेवल. ना उसके बाद आप अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। जी. तो ये जो बच्चे सिस्टम के बाहर निकल जाते हैं एजुकेशन में, जी. तो उनका जो ओरिएंटेशन है या उनको अपॉर्चुनिटीज जो है, वो बहुत सारी वोकेशनल ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। जी. फॉर्चुनेटली अब जो सीबीएसई है या और रकम के जो बोर्ड्स हैं, उन लोग ने भी कई स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव्स लिए हैं, पर एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड जो बच्चे हैं उनको आज इतनी डिमांड है हर रकम की जॉब्स की। आज कोई आदमी अंडर ग्रेजुएट कर ले, कॉमर्स कर ले, साइंस को, उसको वो तनख्वाह नहीं मिलती है जो एक कारपेंटर को मिल सकती है, एक इलेक्ट्रीशियन को मिल सकती है, एक ड्राइवर को मिल सकती है, एक लैब असिस्टेंट को मिल सकती है, या अलग अलग प्रोफेशन में, सोशल मीडिया में कोई जाना चाहे, स्पोर्ट्स में कोई जाना चाहे, तो इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आज के दिन खुल गए हैं। और उस टाइप के यदि अच्छे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हो, स्कूल सिस्टम में तो एक एक्सपोजर मिलता है, मिनिमम 1 या 2 स्किल्स वो सीख सकता है अलग अलग टाइम। जैसे मल्टीमीडिया है या कंटेंट डेवलपमेंट है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब की लैब्स हम लोग के स्कूलों में भी हैं। और जिस बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो चीज़ लेता है और सीखता है, एंड ही ट्राइज टू एक्सेल इन दैट। उसमें पेरेंटल सपोर्ट भी बहुत चाहिए। बिल्कुल. देखिए अभी तक जो हो रहा था, पेरेंट्स का माइंडसेट था कि बच्चों को या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। नाउ द अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, मतलब खुल गया है पूरा मार्केट. और engagement of the parents with the school, with the teachers is becoming much more rigorous and relevant to make them understand also कि ये दुनिया सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की नहीं बट है। ये केवल टियर 1 सिटीज में हो रहा है या टियर 2 3 के पेरेंट भी ऐसा बिहेव कर रहे हैं? उसमें थोड़ा चैलेंज है, उसमें चैलेंज है, मतलब अभी वो नहीं धीरे धीरे वो है. सब सीप करेगा, पेनिट्रेट करेगा। जी. बट लोग देखने लग गए हैं कि अल्टीमेटली यदि
हर बच्चे में अलग अलग कॉम्पिटेंसी होती है, हर बच्चे में अलग अलग स्किल होती है, एप्टीट्यूड होता है। जी तो यदि उस किसी को दिलचस्पी, आज हम लोग देख ही रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट में आईपीएल शुरू हुआ, तो किस किस बैकग्राउंड से बच्चे कहाँ से पहुँच के अभी आईपीएल का ऑक्शन हुआ। हाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज तो लोग 13 देख रहे 13 हैं, साल के बच्चे लोग ज्वाइन देख कर रहे पा हैं। रहे हैं, जो कि कभी एक जो आदमी पेरेंट्स सोच, के दिमाग में वोकेशन था ही नहीं वो, कि भाई इसमें भी करियर बन सकता है कभी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चे हैं उनकी भी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्योंकि कई बार वो गैप हो जाता है। पेरेंट्स आर ट्राइंग टू लिव देयर ड्रीम थ्रू देयर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन को समझना बहुत ज़रूरी है। ही माइट नॉट बी wanting to do something, but because of the pressure of the parents, he is trying to live his or her life. तो ये जो इंगेजमेंट है कि हर लेवल पे उनका आप टेस्ट कर रहे हैं एप्टीट्यूड को, पेरेंट को इंगेज कर रहे हैं, बता रहे हैं इस स्ट्रीम में इसको जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए। पर जो आप स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, आज आप देखिए ना, कोरिया में 95% ऑफ द पीपल आर इनटू स्किल्स। 95%। वोकेशनल ट्रेनिंग, जर्मनी 65-70%, अमेरिका 45-50%, और इंडिया में मात्र 2-3%। तो ऐसा इतना क्यों है? मतलब क्या इसके बड़ा लिए कोई स्टिग्मा अपॉर्चुनिटी, है कि भाई हमें छोटा काम नहीं करना, डॉक्टर इंजीनियर सीए और ये सभी बनना है, फाइनेंस एक्सपर्ट, ये छोटे काम नहीं करने, ये स्टिग्मा है? हम तो कहेंगे थोड़ा बहुत स्टिग्मा है, और ये एस्पिरेशनल होना चाहिए। और उनको क्योंकि जॉब्स अच्छी मिलने लग गई हैं, पहले इट वाज नॉट बीन लुक्ड अप एट। करेक्ट। अब आज के दिन इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और जो पे स्केल्स इनकी हो गई हैं, तो आदमी प्राइड फील करना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर जॉब में जा रहा हूँ, तो ये एक अच्छा जॉब है। और उसमें यदि प्राइड होगा तो लोग उसको एक उसमें जाएंगे भी। करेक्ट। तो अब ये एस्पिरेशनल हो गया कि मुझे, मैं स्पोर्ट्समैन भी बन सकता हूँ, मैं म्यूजिशियन भी बन सकता हूँ, मैं डांसर भी बन सकता हूँ, मैं और रकम के एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकता हूँ धीरे धीरे। जबकि पहले इसको पेरेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर मानते थे, भाई ये सब कर लो लेकिन पढ़ना है, डिग्री लेनी है, डॉक्टर बनना है, ये सब तो करते रहो साथ में। जब नाउ ये मेन स्ट्रीम में आ गए हैं करियर्स। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, क्योंकि देखिए इंडिया का जो भी सिस्टम रहा, आई वुड नॉट से इट इज़ अ बैड सिस्टम एज फार एज बट एजुकेशन इट वाज अ सिस्टम व्हिच वाज गिवन एंड उसे सर्टन बना गुड रहे थिंग्स हैं। हैव हैपेंड। आप देखिए इंडिया में अभी तक जो एजुकेशन में फोकस था वो ज़्यादा रोट लर्निंग और मेमोराइजेशन में था। जी। और आप अब्रॉड जाइए, अमेरिका वगैरह में जाइए, तो वो ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग की बात करते थे। पर दूसरा पहलू देखिए कि इंडिया में जो लोग पढ़े हुए हैं, इंडियन सिस्टम से निकले हुए हैं, टुडे बिकॉज ऑफ देयर मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग, वो जो ज़्यादातर आपको डॉक्टर्स और प्रोफेशनल मिलेंगे या आईटी ग्रेजुएट्स मिलेंगे या जॉब इंडियन में ओरिजिन मिलेंगे, के वो ही। सब इंडिया, वो आपको मेरे से ज़्यादा मालूम है। जी जी और जो बड़ी से बड़ी कंपनियां के जो हैं, जी। तो मेरे ख्याल से एक तो वो एरिया था, दूसरा इंडिया में जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जिससे कि लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे। जो हम लोग की फिलॉसफी थी भारत की, वसुदेव कुटुंबकम की, तो उसमें एक एम्पैथी थी, उसमें एक कंपैशन था कि हमको सबको मिल के लेके चलना है। इट इज़ नॉट अबाउट मी अलोन, इट इज़ अबाउट everybody together. And if you have to succeed in a company or an organization, आप अपने लेवल में कितने भी ब्राइट हो, कितने भी कॉम्पिटेंट हो, आप सक्सीड नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी पूरा ग्रुप, पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस वैल्यू सिस्टम, उस एथिक्स को नहीं समझेगा, तब तक आप सक्सीड नहीं कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आई थिंक दिस वैल्यू सिस्टम जो इंडिया का था और एथिकल प्रैक्टिसेस टू अ लार्ज एक्सटेंट थी, दैट हैज हेल्प्ड इन आवर कंट्री to produce people who are today not only managing Indian companies but globally. So as part of your education exposure and part of many organizations like Wiki, आपने बाहर बहुत travel किया है, बाहर के education institutes को देखा है. You have seen how they teach, what kind of technology they are using, what kind of training they are giving to their people. Did you also get opportunity to meet the parents also? That बिकॉज आज का एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है पेरेंट की डिमांड क्या है, वो उसी को ही फुलफिल कर रहा है। तो क्या यहाँ के पेरेंट्स की डिमांड और एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है बाहर के पेरेंट्स के कंपैरिजन में?
देखिए हमारे स्कूल जब काफ़ी पुराने हो गए, जैसे आपको पता है 50 साल हो गए, और पिछले 2 साल से या 3 साल से मैंने कम से कम 400-500 एलुमनाई से मिला हूँ, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को में हो या न्यूयॉर्क में हो जी या सिंगापुर में हो, लंदन में। पर और जितने उनके भी बच्चे उन्हीं स्कूल्स में, उन्हीं कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, जी और वो कहते थे कि साहब जो एजुकेशन हमने अपने स्कूल में पाई है कानपुर जैसे शहर में, हाँ वो आज भी लैकिंग है उन स्कूलों में। आज भी लैकिंग है टेक्नोलॉजी वाइज नहीं है, हाँ बट जो वैल्यू सिस्टम है वैल्यू सिस्टम उसमें लैकिंग है। So there are always certain good things that you learn, but there are certain other things that are very good in our culture, in our schools, which has to be also appreciated. एब्सोल्युटली। तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा आपको क्या मिला कि वो डेवलप नेशन बन गए और हम नहीं बन पा रहे? हमें अभी और मेहनत करनी है। मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की दरकार, वो यहाँ नहीं है, और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की दरकार है, जो आज के दिन मुझे लगता है कि कम है। है वहाँ ज़्यादा है। क्योंकि जो सबसे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 80 to 90% होता है बाय द एज ऑफ 6 years। और जो इंटरनेशनल अर्ली ईयर्स करिकुलम्स होते हैं या जो पेडागॉजी होती है, बच्चों को किस रकम से उस एज में क्या स्टिमुलस मोल्ड देने कर हैं? सकते हैं उनके थिंकिंग को, उनके पढ़ाई लिखाई को, हम्म वो चीज़ों के लिए जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में आना। वहीं वैल्यूज़ भी डेवलप होते हैं, वहीं आप मोटिवेट करते हैं कि किस टाइप के स्किल्स हैं, क्या एप्टीट्यूड है। तो हम लोग भी बहुत फोकस कर रहे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में इंटरनेशनल करिकुलम्स को अडॉप्ट करें। और देखिए मैं एक स्कूल में गया था अमेरिका में, और वहाँ हमको वाइस प्रिंसिपल उनकी मिली, वो इंटरनेशनल स्कूल था, और वो वाइस प्रिंसिपल थी वो सीनियर सेक्शन की, जिसको हायर सेकेंडरी हम लोग बोलते हैं। और वो हम लोग को राउंड पे ले जा रही थी, एक राइस का डेलीगेशन में मैं गया था। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग ने काफ़ी किया मेहनत, पर शी हरसेल्फ वाज नॉट कन्विंस्ड कि मैं आई एम डूइंग इनजस्टिस बाय टीचिंग द हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स। तो बोले अच्छा। मैंने प्रिंसिपल को कहा जाके कि साहब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो बच्चे नीचे से आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ गैप्स हैं, वो मिसिंग हो रहा है। तो मुझे आप नीचे भेजो, वाइस प्रिंसिपल प्राइमरी सेक्शन का बना दीजिए। अब इंडिया में उसको डिमोशन बनेंगे, हाँ बट वहाँ पे द इम्पोर्टेंस of a teacher or of a headmistress of vice principal of that particular wing, which is a pre-primary or primary wing, is equally important. is equally important. It's same for all. और हम लोग के यहाँ जो सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि आप यदि हायर क्लासेस को पढ़ रहे हैं तो आपकी एक डिफरेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, बट टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स एट द प्री प्राइमरी एज, और जो आप इमोशन से उनके डील करते हैं, जिस रकम से आप उनको ट्रीट करते हैं, पेरेंटल लव देते हैं, वो मच मोर चैलेंजिंग है। True. उनके साइकोलॉजी को समझना एक एक बच्चे को मच मोर चैलेंजिंग देन द an adult or a teenager, because So वो तो I communicate think- भी नहीं कर पाते। I think that I personally feel that area requires much more attention for our education system to improve. तो आपको लगता है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में यू नो दैट एम्फोसिस इज देयर एट द प्री प्राइमरी लेवल, जिसकी वजह से उनको आगे दिक्कतें नहीं आती? और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपने कहा कि वेस्टर्न स्कूलों में क्या देखने को मिला या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो लोग सर्टन एरियाज को बहुत अच्छे से इनकलकेट कर पा रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में। ओके, लाइक अब जैसे आपको ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करें तो उनका पर्सपेक्टिव है कि भाई हम जो स्टूडेंट हमारे यहाँ है उसको, जो इंटरनेशनल स्कूल में कुछ आईबी स्कूल्स इंडिया में भी चलते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल्स चलते हैं, बट अधिकतर तो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं या सीबीएसई स्कूल्स हैं। तो जो ग्लोबल स्किल्स होने चाहिए बच्चों में, ग्लोबल लीडरशिप क्वालिटीज़ बच्चों में होने चाहिए, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी के लिए बहुत काम इंडिया में भी हो रहा है, पर वहाँ पे जो एक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट एनवायरमेंटल सिटीजनशिप, कम्युनिटी सर्विस, ये सब जो एरियाज़ हैं
वो बहुत इंटेंस तरीके से होता है। और बहुत चीज़ें क्या होती है कि हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में वीक है। हम्म हम लोग बहुत चीज़ करते हैं। अब हम्म कोई स्कूल में जाइए तो कह देगा, प्रिंसिपल भी कहेंगे मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। बट यदि आप उसका एविडेंस देखना चाहें, तो वो है नहीं। उसका आप डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहें और उससे क्या आपको इंसाइट्स मिल रहे हैं, क्या आप रिसर्च कर सकते हैं फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, उसमें मुझे लगता है कि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन इज़ वीक, हम्म गैप्स हैं। वहाँ पे ये जो उस उस डॉक्यूमेंटेशन से फिर रिसर्च होती है, उस रिसर्च से नए एरियाज मिलते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड देन एडवांसमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ पेडागोजी। हम्म तो वो चीज़ें जो है दैट वी हैव टू लर्न, आई थिंक। एब्सोल्युटली। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? No, no, absolutely. I think, as they say, if you are not able to measure it, you can't manage it. एब्सोल्युटली। एंड एंड ये प्रॉब्लम केवल एजुकेशन तक सीमित नहीं है। ये प्रॉब्लम, जैसे हम लोग हेल्थ केयर भी में इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ डॉक्टर्स भी डॉक्यूमेंट नहीं करते। जब तक आपका पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है तो आपके प्रोग्नोसिस में कहीं ना कहीं वीकनेस रह जाएगी। जब आप पूरा उसका देखेंगे तब आप एक अच्छा प्रोग्नोसिस, अच्छा इसकी ये भी सिम्टम्स थे, ये ऐसे 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 इम्प्रूव हुआ है, तो अब मेडिकेशन चेंज करनी है, बढ़ानी है, कम करनी है, क्या आगे रेकमेंड करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड सेम इज़ इन एजुकेशन। इस बच्चे का प्राइमरी में कौन से कॉन्सेप्ट्स कहाँ थे, कितना टाइम इसने स्पोर्ट्स में लगाया, इस इंटरवेंशन का क्या आउटकम दिया। सो नाउ दिस इज़ द पेडागॉजी चेंज आई नीड टू डू टू फर्दर डेवलप दिस चाइल्ड इन द टीन एज। तो ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और वहाँ पे वेस्ट में ये कल्चर है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो स्कूलिंग में एक पेरेंट के दिमाग में ये रहता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने, एक दिस इज लाइक अ सिंपल स्टेटमेंट। करेक्ट। लेकिन स्कूल जो है उसमें पढ़ाई तो एक एलिमेंट है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं जहाँ उसको पीयर लर्निंग करनी है, उसको अपने कल्चर और वैल्यूज़ की सेंसिटाइजेशन करनी है, उसको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट करनी है, उसको आर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट करनी है, उसको म्यूज़िक में इन्वॉल्वमेंट करनी है, उसको बाहर के जैसे ट्रिप्स में बच्चे जाते हैं, उसको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करनी है, उसको फेलियर से सीखना है। ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो स्कूल इज़ अ होलिस्टिक एवेन्यू, नॉट जस्ट एकेडमिक, बट ले दे के सब पेरेंट्स एक बात पे आके रुकते हैं कि भाई स्कूल तो पढ़ने की जगह है, और अगर वहाँ पे पढ़ाई ठीक नहीं हो रही तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है? मतलब कितना इम्पोर्टेंस पढ़ाई को देना चाहिए और कितना इन बाकी चीज़ों को? देखिए, अब स्कूल्स बड़े हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, जी। तो एकेडमिक रिगर तो चाहिए ही चाहिए, तो ये क्लियर क्योंकि एक्सपेक्टेशन है, मतलब उसको क्लियर फुलफिल करना। एक्सपेक्टेशन है जी। कि आपको रेलेवेंस होनी चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें रिगर होना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए कंटिन्यूसली, क्या जी। कितना आप अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और पेरेंट तो माइंडसेट वही है कि मुझे बच्चों को जो है कि वो एकेडमिकली बहुत हाई लेवल ताकि पे उसका पहुंचना कहीं चाहिए, मेरिट में नाम आए। उसके बियॉन्ड यदि कुछ हो हम्म तो वो है। बट धीरे धीरे ये माइंडसेट, जैसे मैं बता रहा था, चेंज हो रहा है। अब जैसे स्पोर्ट्स है, हाँ। मैंने आपका जिक्र किया, जी। बहुत स्कूलों में और हम लोग ने भी स्पोर्ट्स करिकुलम डिफाइन किया है कि ये होना चाहिए। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे, चाहे वो 5 साल के हों या 8 साल के हों, उनको कैसे प्रिपेयर कर सकें, हम्म फिजिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, हेल्थ करिकुलम क्या होना चाहिए, उनको किस रकम से स्ट्रेस कम हो पढ़ाई में, करेक्ट। किस रकम से डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस लाइफ में, लाइफ लॉन्ग लर्नर वो कैसे बन सके। तो ये जो पहलू हैं वो सब सिखाया जा रहा है और पेरेंट्स को भी उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। तो देखिए, हम लोग का ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि हम लोग पेरेंट्स से कैसे इंगेज करें, उनको क्या बताएं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, एंड ग्रेजुअली दे एक्सेप्ट व्हेन दे सी। अब अच्छे स्कूल्स आते हैं, इंटरनेशनल करिकुलम लाते हैं, तो जो जिनके पास एस्पिरेशंस हैं या जिनके पास अफोर्डेबिलिटी है तो अच्छे स्कूल्स में भी जाते हैं। जी। प्राइस पॉइंट्स डिफरेंट हैं, बहुत प्राइस डिफरेंट है इंडिया में। करेक्ट। यहाँ पे इकोनॉमी जो है या हम्म पर्टिकुलरली जो इनकम लेवल है, तो हम्म एस्पिरेशंस तो बहुत हैं, बट एक आदमी की चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ मीटिंग द बेस्ट टाइप ऑफ स्कूल्स। हम्म तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बट इट्स स्लो प्रोसेस। तो आपके ग्रुप में इंटरनेशनल बोर्ड वाले स्कूल्स भी हैं? हम लोग ने अभी कानपुर और गाजियाबाद स्कूल में
हाँ दोनों में कैम्ब्रिज करिकुलम लागू किया है, IGCSE कैम्ब्रिज करिकुलम कैम्ब्रिज करिकुलम। मतलब एंड 11वीं 12वीं A लेवल तक है या ये सिर्फ अभी 10 शुरू तक? किया, तो एक स्कूल में तो क्लास 6ठी क्लास तक है, मैंने 1 से 5 तक 2 साल पहले ही शुरू किया था। जी 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 बट वी आर सीइंग द चेंज एक्चुअली। जिस रकम से पढ़ाई, पेरेंट्स को लगता है कि भाई हम भी देखें कि क्या चेंज आ रहा है, तो दे आर कंजर्वेटिव, दे they कंजर्वेटिव have to spend slightly more, they want to see the results and then come to it. हम्म But मुझे दे जो दिख वेटिंग रहा है, एंड वाचिंग they are waiting in absolutely. हम्म बट मुझे जो लग रहा है कि जो टीचर्स ट्रेन हो गए उसमें, हम्म पेडागोजिकल जो थिंकिंग उनकी आ रही है, और हम्म जिस रकम से वो क्लासरूम में इफेक्टिव टीचिंग कर पा रहे हैं और लर्निंग अच्छी हो रही है, उसमें धीरे धीरे स्टूडेंट्स को एक एजेंसी मिल रहा है ऑफिस चॉइस कि किस रकम से वो काम कर सकता है। टीचर्स भी थोड़ा सा विड्रॉ करके ऑब्जर्व करे चाइल्ड को, उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा दे सके, क्योंकि अब ज़रूरी हो गया कि एक रोट लर्निंग से निकल के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके बच्चा, तो डिज़ाइन थिंकिंग के क्या कंसेप्ट्स हैं वो समझ सके। बिल्कुल ऑल दीज थिंग्स आर मच मोर स्ट्रक्चर्ड, आई वुड से, इन इंटरनेशनल करिकुलम्स। एंड वो धीरे धीरे वो उसका एक एडवांटेज ये है कि वो सब बाकी स्कूल में भी वो सब चीज़ें आती हैं। यदि आप पर्टिकुलर इंटरनेशनल करिकुलम चला रहे हैं स्कूल में, और वो फिल्टर डाउन तो होके उसकी कुछ आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकियों ICSE में या भी CBSE के भी हम्म आपके कोर्सेज चल रहे हैं, हम्म तो वो जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि टीचर्स का इंगेजमेंट होता है, वो एक दूसरे को देखती हैं जी कौन क्या कर रहा है, तो उसका जो एक बहुत ही अच्छा फिल्टर्ड जो एक एडवांटेज है वो पूरे स्कूल को मिलता है। एब्सोल्युटली तो बट अभी तो खैर इट्स quite early in the journey when you started international curriculum but आपके माइंड में when you were making the decision to introduce Cambridge curriculum in one of your schools तो आपके माइंड में क्या क्या पिक्चर थी इंडियन करिकुलम वर्सेस इंटरनेशनल मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस जो पेरेंट्स हमारी बातों को सुन रहे हैं अगर उनको कोई डिसीजन लेना है तो आपके हिसाब से मतलब दोनों में क्या फ़र्क है और किस तरह दोनों अपनी जगह ठीक है तो अगर एक पेरेंट के नज़रिए से कोई देखना चाहे तो उसको क्या चीज़ें देखनी चाहिए? तो जब हम लोग ने इसके बारे में सोचा, तो काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आ रहे थे। यद्यपि अब इंडियन करिकुलम्स भी काफ़ी कुछ चेंज हो रहे हैं, जी जी क्योंकि उसमें भी ये है कि क्या असेसमेंट पैटर्न्स होने चाहिए, हाई लेवल ऑफ थिंकिंग स्किल्स को हम लोग कैसे डवटेल कर सकते हैं अपने असेसमेंट पैटर्न में, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। बट इनमें टाइम लगेगा टू बी एबल टू कम टू दैट। पेरेंट्स को जब उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, जो उस टाइप के क्वालिटीज़ उनमें, कॉन्फिडेंस लेवल जो देखते हैं, पर्टिकुलरली जब इंटरनेशनल करिकुलम्स हैं, तो शुरू में तो उनको टाइम लगता है, बट जैसे जैसे उनका इंगेजमेंट बढ़ता है, उनको बुलाया जाता है, इंटरेक्शन होता है, उनके वर्क को दिखाया जाता है, तो दे फील द डिफरेंस। जी तो आई थिंक अ मिक्स ऑफ बोथ इज गिविंग अस वेरी गुड रिजल्ट्स। एंड डू यू थिंक ये मिक्स रहेगा ही रहेगा या इसकी इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल्स की डिमांड या उनकी एक्सेप्टेंस आगे जाके और बढ़ेगी? क्वेश्चन अफोर्डेबिलिटी का है। अफोर्डेबिलिटी का क्वेश्चन है क्या क्यों? क्या ये कॉस्ट नीचे नहीं आएगी? नहीं, कॉस्ट तो देखिए, कंपटीशन कोई भी चीज़ में होता है तो कॉस्ट नीचे आती है, आती है जी बट गैप बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लासरूम कम बट आप जो अफोर्ड बिठा कर पाते सकते हैं। हैं उस मार्केट्स में यू पर फील देयर बी अ राइज क्योंकि आप इंडिया में जी जो ग्रोथ हो रहा है, जो मिडिल क्लास डेवलप हो रहा है जिस रकम से, तो दे आर बिकम वेरी एस्पिरेशनल, दे वांट द बेस्ट ऑफ एजुकेशन, दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन एजुकेशन, जी दे आर फीलिंग कि हमको इंडिया में बेस्ट एजुकेशन मिल सकती है तो हम विलायत क्यों भेजेंगे बच्चों को। तो वो एक सेगमेंट बढ़ता जा रहा है। जस्ट टू गिव यू अ डेटा पॉइंट, आज के दिन 3 करोड़ लोग हाई इनकम मिडिल इनकम ग्रुप में आ रहे हैं, विच इज द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड पुट टुगेदर। तो इतने ज़्यादा लोग हाई इनकम मिडिल इनकम ग्रुप में आ रहे हैं ईयर जी आफ्टर ईयर। जी So the potential of good schools coming up, both with good curriculums. देखिए, करिकुलम कुछ भी, अल्टीमेटली पेडागोजी तो आपके ऊपर है। करेक्ट आज डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे चलते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ऊपर है कि आप डेवलप करना चाहते हैं। आप सब फैसिलिटीज़ देंगे, सब सुविधाएं देंगे, टीचर्स को अच्छा ट्रेन करेंगे। CBSE करिकुलम या और भी कोई इंडियन करिकुलम्स कैन बी क्वाइट गुड फॉर दैट मैटर, एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेंगी। पर आप इंटरनेशनल करिकुलम लाते हैं तो उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो फ़ायदे मिलेंगे उनको। बिल्कुल पर जो एक्सपोजर मिलता है आदमी को, जैसे आपने भी कहा कि
फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, जी इंडियन कंपनीज अब्रॉड जा रही हैं, तो लोगों को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो बच्चे स्कूल से निकलेंगे बाद में कॉलेज में जाएंगे तो उनको किस टाइप के स्किल सेट चाहिएंगे, किस टाइप के लीडरशिप क्वालिटी चाहिएंगे, हाउ डू दे ब्लेंड themselves with different type of cultures, different types of people who I'm working with. तो ये सब एक्सपोजर ज़्यादा फॉरेन करिकुलम में या इंटरनेशनल करिकुलम में उनको मिलता है. अंडरस्टूड. तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे टर्म यूज़ किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंट्रीब्यूशन, क्या रोल है इन इम्प्लीमेंटिंग अ गुड पेडागोजी और करिकुलम? तो अब विलायत हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे हम देखते हैं कि जो क्लासरूम्स थे वो लर्निंग स्पेसेस में कन्वर्ट हो गए. लर्निंग स्पेसेस और क्लासरूम में क्या फ़र्क हुआ? अब क्लासरूम में है, आपने 25 बच्चे या 30 बच्चों को एक संग बैठा दिया, टेबल एक बोर्ड कुर्सी है, लगा टीचर दिए, पढ़ा रहे बोर्ड हैं. लगा दिया. हाँ, तो अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में इंडिया में वही सिस्टम था. या अब क्योंकि इंटरैक्टिव हो गया है, हर बच्चे की नीड्स अलग हो गई हैं, ग्रुप्स डिस्कशंस ज़्यादा हो गए हैं बच्चों में, और अलग अलग लोगों के स्किल्स होते हैं, तो वो सबको बाहर बैठ के बातचीत करना, ग्रुप डिस्कशन करना, उनको इंटाइटल करें कि आप अपने तरीके से पढ़ें. कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं क्लास में, कुछ फास्ट लर्नर्स होते हैं, तो वो और स्पेसेस हैं. आज लाइब्रेरी में अलग से स्पेस बना दिया, स्पोर्ट्स में किसी को बाहर बैठ के सीखना है. आज लर्निंग कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम. इट डजंट आप हैव टू बी अ स्पोर्ट्स फील्ड क्लासरूम. में किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और उसको मैथमेटिक्स में वीक हो, तो उसको मैथ्स आप सिखा सकते हैं स्पोर्ट्स फील्ड में. क्या ट्रेजेक्टरी होती है, क्या प्रोजेक्टाइल होता क्या है. प्रोजेक्टाइल होता है. तो जो वही है पेडागोजी कि टीचर बच्चे के इंटरेस्ट को समझ के उसके हिसाब से हिसाब से उसके कंटेंट को सिखाए, तब द लर्निंग विल हैपन. तो ये जो समझ है, तो इसमें बहुत स्पेशलाइजेशन भी चाहिए, बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, टीचरों को भी चाहिए, स्कूल को भी चाहिए. और इसमें टाइम लगता है क्योंकि यहाँ जो साइजेस हैं स्कूल्स के बहुत बड़े. नॉर्मली आप देखिए विलायत में जो स्कूल्स होते हैं वो बहुत बड़े स्कूल्स नहीं होते, और यहाँ पे जो स्कूल्स के साइजेस हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जनसंख्या इतनी बड़ी है, 26 करोड़ के स्कूल सेक्टर में 30 करोड़ टोटल एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं. उतनी तो पॉपुलेशन बड़े बड़े कंट्रियों की नहीं है. करेक्ट. हम लोग के तो उतने बच्चे एजुकेशन सिस्टम में ही है. तो ये कोविड के टाइम पे एक हाइब्रिड स्कूलिंग की बात चली थी, और ऐसा सुनने को मिल रहा था कि एज वी गो फॉरवर्ड there can be an optimum balance of how many contact hours physically you need to accomplish the pedagogy and the curriculum by the board. So do you think going forward hybrid school will become a phenomena? वो मार्केट में आएंगे, रहेंगे क्या? एक उसकी भी आपको लगता है नीड है या रियलिटी होगी कभी? देखिए, मुझे तो लगता है एज फार एज स्कूल सिस्टम इज कंसर्न एंड मोर सो इन द अर्ली पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स जर्नी, स्कूल्स आर बिकमिंग मैंडेटरी. उसमें तो क्योंकि जितना एक स्कूल सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा लर्निंग लॉस हुए बच्चों के, जो छोटे बच्चे थे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के, जो फाउंडेशनल लर्निंग में थे, क्योंकि वो एकदम ही अलूफ हो गए, एकदम ही डिस्टर्ब्ड हो गए. तो वो घर में बैठ के आप यदि उनको टूल्स दे दें पढ़ाने के लिए, स्क्रीन टाइम दे दें, तो ना पढ़ पाएंगे ना, और पेरेंट्स का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है. और इतने डिवाइसेस भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है. यद्यपि इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ रही है, डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, बट वो स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा होता है, वो अटेंशन स्पैन भी नहीं. स्कूल्स में क्योंकि एक डिफरेंट कल्चर होता है, जब फिजिकली आते हैं डिसिप्लिन और मोटिवेशन रहता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. बट जहाँ पे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, या नए टाइप के जो कोर्सेज आ रहे हैं पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन में जी, वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें बच्चे सीख सकता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज उसके लिए आ गए हैं. तो फॉर्चुनेटली दैट इज़ अ बिग एरिया वे ऑनलाइन विल बी सप्लीमेंटिंग रेगुलर क्लासरूम. So this you are saying with perspective of hybrid schooling, जिसमें कुछ टाइम स्कूल में बाकी टाइम घर पे, या आप इसको होम स्कूलिंग के नज़रिए से देख रहे हैं? क्योंकि एक होम स्कूलिंग भी एक मार्केट है जहाँ
बच्चा बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाता है, वो घर पे ही उसके पेरेंट्स या जो घर पे आते हैं इंटरवेंशनिस्ट, वो घर पे ही पढ़ाते हैं, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो या जो भी हो। तो ये कुछ नए मॉडल्स, हम नेशनल ओपन स्कूल तो शुरू से रहा है हिंदुस्तान में, करेक्ट करेक्ट। बट इट वाज लुक डाउन अपॉन। बट आजकल मैं सुनता हूँ कि नेशनल ओपन स्कूल में एडमिशन करा के होम स्कूलिंग एक एक नया एक और कॉन्सेप्ट जो है पॉपुलर होता जा रहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिमोट लोकेशन में काम करते हैं, जहाँ अच्छे स्कूल नहीं है, बट उनकी एस्पिरेशन है that we should give a good curriculum to our child, and not get limited by what is available in the community. तो वहाँ पे आपने कुछ इंक्रीज या उसके कुछ इंटरेस्टिंग व्यूज आपने सुने हैं? अब जो इंडिया का स्केल है उसमें हर चीज़ ग्रो कर रही है। फिजिकल स्कूल तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, पर जो ऑल्टरनेटिव मोड्स जो आप बता रहे हैं, चाहे वो होम स्कूलिंग के लिए हो या हाइब्रिड मॉडल के लिए हो, उन सब में स्पेस है। बट So वो there is a market and there is a दे विल space ऑलवेज बी देयर बिकॉज जो given the आज size of Indian एब्सोल्युटली education ecosystem. Okay. So you know on the global stage, do you think India can reach a level of par excellence education as is available in some of the Western countries, even in a country which I really respect, Japan? Their education system, where I feel that they're one of the very few education systems in the world which is focusing not only on academics but overall holistic development, जहाँ वो अपने बच्चों से काफ़ी और तरह के काम भी, चाहे वो क्लासरूम साफ कराना हो, चाहे वो खाना बनाना, वो सब चीज़ें वहाँ पे करवाते हैं। तो आपको लगता है इंडिया अभी कंफ्यूज है या क्लियर है कि मुझे कहाँ जाना है? देखिए यहाँ पे इतना बड़ा कंट्री है कि अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं, जॉनर्स ऑफ स्कूल्स हैं। कुछ उस एरियाज में भी वर्क कर रहे हैं जो कि एक एक्सेलेंस की तरफ है, जिनके पेरेंट्स भी उस टाइप से मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हैं कि मुझे बच्चों को से पढ़ाई नहीं करानी है, और उनको और भी रकम के जो एक्सपोजर्स हैं। अब जैसे हमारे लखनऊ स्कूल में है, वहाँ प्रिंसिपल बोलती हैं कि मुझे तो एकेडमिक्स के अलावा स्किल बेस्ड में कराना है। बच्चे को बेड कैसे बनाना है उसको सीखना चाहिए, बच्चे को ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए। यदि सवेरे मॉर्निंग में असेंबली होती है तो क्या वैल्यू ऐसी हो जो वो सीखे, जो कि शाम को अपने पेरेंट के संग बैठे, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो या सोसाइटल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, वो डिस्कशन पॉइंट होना चाहिए डिनर टेबल पे। तो बहुत सारी चीज़ें वो डिपेंड करता है लीडरशिप टीम पे। माने आप रिसोर्सेज नहीं भी हों तो बहुत चीज़ें कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टीचर, कि एक नया पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, बोथ फॉर द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स, विच इज़ वेरी इंगेजिंग। और जिससे कि जो प्रवृत्ति बच्चे की होती है और जो पेरेंट्स की होती है, वो एक नेशनलिस्टिक स्पिरिट की भी होती है, और दूसरा ये है कि वो इनोवेटिव माइंडसेट की भी होती है। तो वो डिपेंड करता है फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, फ्रॉम द टाइप ऑफ लीडरशिप, फ्रॉम द टाइप ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट अपॉर्चुनिटीज इमेंस है। तो आपके स्कूल ग्रुप के लिए आपने कभी कोई एक रोल मॉडल सेट किया है कि दिस इज व्हाट वी शुड? अब यू हैव सीन schools in India across, you're well traveled, you've seen it globally. So is there any benchmark or any role model that you have in your mind कि हमें उस डायरेक्शन में जाना है? कोई बहुत स्पेसिफिक ये नहीं है, बट जैसे हायर एजुकेशन है, यू कैन कंपेयर विद द बेस्ट, बट इट विल टेक टाइम। आप ओवरनाइट हार्वर्ड और ये सब तो नहीं बन सकते, बट जो बेस्ट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। बट चैलेंज जैसे हायर एजुकेशन की अपने बात करें तो देखिए यहाँ पे इंडिया में दो एरियाज मुझे, क्योंकि मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया हायर एजुकेशन का, दो गैप्स मुझे ज़्यादा दिखते हैं। एक तो ये है कि जो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में जो कनेक्ट है बिटवीन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड द कॉर्पोरेट्स एंड द इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री, वो बहुत डीप है, बहुत डीप है वहाँ पे। और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या स्किल सेट्स लोगों को चाहिए, क्या आगे के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है बिटवीन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बिटवीन द इंडस्ट्री
बिटवीन द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, और फंडिंग का भी प्रॉब्लम है. वो भी है. मोस्ट ऑफ द फंड हम्म. in the foreign universities or colleges हम्म. is done not by the government हम्म. but from the people who are alumni, हम्म. who are from the industry, True. and they want to give back to the institution. Right. तो एक वो बहुत बड़ा गैप है, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे आपने शुरू में कहा, बहुत रिसोर्सेज चाहिए यदि आप नई टेक्नोलॉजी में जाना चाहेंगे, जी. नई चीज़ों में जाना चाहेंगे. और जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तो इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे तो मिल रहे हैं उनको, पर उनको 6 महीने 8 महीने ट्रेनिंग कराना पड़ रहा है बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स एंड टैलेंट एंड स्किल सेट्स एंड कॉम्पिटेंसीज दैट आर रिक्वायर्ड जी. टू बी एबल टू एंगेज देम इन द इंडस्ट्री. दूसरा जो चैलेंज है वो रिसर्च माइंडसेट का है, हम्म. क्योंकि आज जितने प्रोफेसर्स हैं वो पढ़ाने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, हम्म. बट उनका जो रिसर्च है कर भी रहे हैं तो उसकी रेलिवेंस कितनी है इन टर्म्स ऑफ हम्म. bringing out a product, prototyping it, and ensuring that it becomes commercially usable product. तो बहुत चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, बट क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं? क्या उसमें हम फंडिंग कैसे हो सकती है? बिकॉज यदि हमको एक्सेलेंस क्रिएट करना है और बोथ फैकल्टी मेंबर्स में, स्टूडेंट्स में, तो रिसर्च बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. जी. एंड रिसर्च के लिए फंडिंग, जैसे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा कर पाते हैं, हम लोग इंडिया में उतना नहीं कर पाते हैं, बट वो एक्सेलेंस क्रिएट करना पड़ेगा. जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिसर्च फोकस्ड होना चाहिए उनको इंडिया में. तो आपके इतने लंबे इलस्ट्रियस करियर में ऐसा कोई रिवार्डिंग एक्सपीरियंस आपको ध्यान आता है that made you feel कि I am at the right place? ऐसी कोई इंसिडेंट या कोई स्टोरी which was quite rewarding for you personally? साहब मुझे तो देखिए, जब से मैं एजुकेशन में आया, क्यों मुझे जो पहले तो पैशन था जी. पर धीरे धीरे लगाव बढ़ता ही गया. और मौसो जब पिछले कुछ सालों में 2 चीज़ें हुई. एक तो मैं जहाँ पे भी जाता था या जहाँ भी जाता था, कोई ना कोई बच्चा जो स्कूल से पढ़ा हुआ हो, वो टकरा जाता था. प्लेन में गए तो पैर छूने लग गए, मैं तो उसको पहचानता नहीं था. बट द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इट गेट्स यू कि ये जो बच्चा है ये स्कूल में पढ़ा है, एंड ही टॉक्स सो हाई अबाउट स्कूल, he remembers his days, he wants to give back to the school in some form or the other. तो that I feel very rewarding as far as I'm concerned. दूसरा जब मैं ये देखता हूँ कि जो, क्योंकि जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि कानपुर स्कूल 50 साल हो गए हैं, 3 जनरेशन के बच्चे पास हो गए निकले. ग्रैंडफादर भी हमारे स्कूल से पढ़े हुए हैं, फादर भी स्कूल से पढ़े हुए हैं, बच्चे भी उनके स्कूल से पढ़े हुए हैं. तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया है हम लोग ने, तो वो there is something good that we have been able to do or demonstrate, that they are able to trust us and we are able to repose that confidence in them कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसको हम सेटिस्फाइड फील करते हैं. तो जो रिस्पेक्ट हमको मिलती है, जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे वो अपने स्टूडेंट से मिले, चाहे लार्जर कम्युनिटी से या लार्जर इकोसिस्टम से मिले, क्योंकि आफ्टर ऑल आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं या तो आप पैसे के लिए करना चाहते हैं या इज्जत के लिए करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, इस चीज़ में यदि आप कोई चीज़ एक्सेलेंस की तरफ जाएं, तो जो इज्जत इसमें मिलती है और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मुझे कोई चीज़ और दूसरी चीज़ में नहीं दिखती है. नो, एब्सोल्युटली ट्रू. एंड वी आल्सो फेल्ट दैट कि किसी बच्चे का करियर बनाना और उसको एक ऐसे मकाम तक ले जाना, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन और एक ग्रैटिट्यूड मिलता है, दैट इज़ इनकम्पेरेबल. ये मच मोर देन एनी बिजनेस डील दैट यू मे गेट इन एनी अदर कमर्शियल वेंचर. देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल. तो ऐसी कोई बुक या जर्नल आपने पढ़ी हो एजुकेशन पे या आउटसाइड ऑफ द एजुकेशन सब्जेक्ट जो आपको इन्फ्लुएंस की हो, जो आप लोगों को बताना चाहें? एजुकेशन में, बिकॉज आई हैव बीन पैशनेट अबाउट रीडिंग. जब आपने एजुकेशन के लिए पूछा तो 1-2 किताबें, क्योंकि मैं तो ओन करता था स्कूल्स को, क्योंकि पेरेंटल बिजनेस था, बट से आई हैव नॉट बीन इनटू एजुकेशन बिकॉज मैं टीचर तो रहा नहीं, या हमारे फादर भी नहीं रहे क्योंकि वो इंडस्ट्री बैकग्राउंड से थे. तो कुछ किताबें, जैसे एक पढ़ी थी डिजिटल लीडरशिप. डिजिटल लीडरशिप ओ
एरिक शेनिंगर है, उनकी किताब है कि एज अ लीडर किस रकम से आपको डेवलप करना चाहिए डिजिटल माइंडसेट और डिजिटल इंटरवेंशन विद इन द स्कूल सिस्टम, और कैसे लीडर्स को क्रिएट करना चाहिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, मैंने एक एजुकेशन की किताब पढ़ी थी, वैलेरी हेनन की, वो भी एक एजुकेटर हैं, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड एंड स्पीकर। तो उनकी किताब है थ्राइव, हाउ डू यू थ्राइव इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। So these type of books, they talk about the best schools, what best practices they are doing. They give you various examples, gives you a lot of insights as to what is happening globally. And मेरा ये मन रहता है कि जब भी जाएं तो उन स्कूलों में ज़रूर जाएं जिनका मेंशन है, जो कि ग्लोबली, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे लीडरशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड हो, उन स्कूलों में ज़रूर जाएं, उनको देखें, उनसे कुछ ना कुछ सीख के आएँ। तो उसमें बड़ा एक एक्साइटमेंट भी रहता है, लर्निंग भी होती है, और उसको ग्रेजुअली ट्रांसलेट भी करते हैं अपने स्कूल सिस्टम में। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर, आप जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए, स्पेशली सबसे पहले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए कोई आपका मैसेज? बिफोर आई कम टू दैट, आई वुड लाइक टू ओनली टॉक अबाउट माई फादर। हाँ, प्लीज़। क्योंकि फादर हमारे एजुकेशन में रहे एंड लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रही। हम लोग की टेक्सटाइल मिलें थी, वो नेशनलाइज हो गई थी जी। पर ही हैज़ बीन माई मेंटर, और मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और बहुत बड़ा एम्पायर था टेक्सटाइल का, बट सर्कमस्टांसेस इंडिया में ऐसे थे कि एक दौर चला था नेशनलाइजेशन का, जी। तो टेक्सटाइल मिलें जो चैलेंजेस आए तो नेशनलाइज हो गई थी। पर जो उनमें रेजिलियंस थी, जो उनमें करेज थी और डिटर्मिनेशन था, तो शुरू में तो जब वो हुआ तो उनको लगा कि ये तो जिसको बोलते हैं जमीन पैरों के नीचे से निकल गई। बिल्कुल। पर क्योंकि उनको गीता का बहुत अध्ययन करते थे, अच्छा। और विश्वास था कि मैं दोबारा इस एम्पायर को खड़ा कर सकूंगा, तो वो जो करेज, डिटर्मिनेशन, रेजिलियंस होती है आदमी में, तो वो आदमी यदि सीख जाए तो अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आएंगे, क्योंकि एक तरीके का टाइम नहीं रहता है, कभी ऊपर जाएगा ग्राफ, कभी नीचे जाएगा। तो वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ना एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि हर स्टूडेंट को या हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि भाई ये जो है, ये लाइफ जो है एक जर्नी है, तो उसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी, पर अपने को एक बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए जब अच्छी चीज़ें हों, बहुत डिस्टर्ब भी होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग विल कम, एक सामान्य तरीके से रहेंगे। जहाँ तक आपने प्रश्न पूछा स्टूडेंट्स के लिए, तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को सबको लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना चाहिए। उनको अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए जी। अपने टीचरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए जी। और उनमें थोड़ा सा एक चैलेंज लेने का या नई चीज़ ट्राई करने का एक जुनून होना चाहिए। आप फेल करें कोई बात नहीं, बट ये लाइफ में नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया लाइफ में। आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको मालूम क्या पड़ेगा आप कहाँ पे हैं। आई बिलीव दैट जो आदमी फेल नहीं किया है उसने कभी कुछ किया नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, लर्न कंटिन्यूसली न्यू स्किल्स, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि आज का जो युग है सब लोग न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है जी। और जो आपको लव, अफेक्शन और जो रिस्पेक्ट और जो कंसिडरेशन पेरेंट्स का होता है वो दूसरे से नहीं मिल सकता है। तो वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, दे शुड गिव देम फ्रीडम टू दे शुड अंडरस्टैंड द चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड का दूसरा पाथवे हो सकता है, उसके दूसरे एस्पिरेशंस हो सकते हैं। अपने आपके एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना करें और उनको अपना एक जर्नी दें, उनको गाइड करें, उनको मेंटर करें, वो बात अलग है। बट और बहुत ज़्यादा उनका डीपर अंडरस्टैंडिंग, एंगेजमेंट स्कूल के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि जिस रकम से चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत, मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी हैं वो समझें कि क्या ग्लोबल इकोसिस्टम में हो रहा है एंड बी बिकम अ पार्ट ऑफ द जर्नी।
एंड जो स्कूल्स में जो इतना काम हो रहा है वो लैब है फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि हाउ द स्टूडेंट्स आर फेयरिंग। तो वो यदि जितना कनेक्शन रहेंगे, जितना उनका बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, तो वो लॉन्ग रन में एक बेटर पेरेंट की तरह तौर पे निकल पाएंगे। एब्सोल्युटली, दिस इज वेरी वेल सेड सर। एंड जो एजुकेशनिस्ट हैं या जो लोग फिलैंथ्रोपी की तरफ एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, स्कूल सेटअप करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा व्हेन दे आर लुकिंग एट एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन? सो हाउ शुड दे गो अबाउट इट? आई थिंक इट इज़ सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ है एजुकेशन में। आप यदि आए, मेडिकल फील्ड में आए, इतनी ज़्यादा गैप्स हैं पर्टिकुलरली इन आवर कंट्री कि जो सेटिस्फैक्शन इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करके मिलेगा। और शुरू में आपको चैलेंजेस आ सकते हैं क्योंकि सिस्टम्स को डेवलप करना, सेटअप करने में, बट जो सेटिस्फैक्शन और रिवॉर्ड है ये एक पुश्त नहीं कई पुश्तों तक चलता है। हम तो देख रहे हैं हमारी जर्नी 50 साल की हो गई है और जितने बच्चे निकलते हैं, जितने लोग निकलते हैं, बट कॉन्स्टेंटली आपको भी चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। यदि आप चेंज नहीं अपने आप को करते हैं, अपने माइंडसेट को नहीं करते हैं, नई जनरेशन को अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, नए टीचरों को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। बट आई थिंक जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें तभी ये नेशन बिल्ड हो सकता है। जी। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बोथ अबाउट आवर नेशन एंड ऑल्सो अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, वो क्वालिटी के बारे में मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। चैलेंजेस तो देखिए कोई भी चीज़ में करेंगे तो रहेंगे, कुछ भी काम करेंगे आएंगे, बट वी शुड नॉट लूज होप। वी आर इन ग्रेट हैंड्स एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट। Fantastic. Thank you so much, Shishiji. It was a wonderful interaction. I hope people will pick up some really beautiful nuggets from our conversation and implement in their lives and their journey in education. Thank you, Akash. Thank you. Thank you indeed. Thank you. Pleasure being with you. Yeah.